अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके हाज़िर हुई हूँ डर के लिबादे में पोशीदा, जहन से महू ना होने वाली खूनी, खौफनाक और हैरतनाक कहानी साज़े मर्ग। मेरी पोस्टिंग जहलुम से चकवाल हुई। आज तीसरा दिन था। मेरा पेशा जंगलात की रखवाली करना है, मतलब महकमा जंगलात में मुलाजिम हूँ। बस स्टॉप पे उतरा तो मुख्तार साहब ने फ़ोन पे बात हुई। उन्होंने बताया कि मुझे लेने आ रहे हैं। मैं खड़ा इंतज़ार कर रहा था, ना वो आए ना उनकी कॉल। बारिश भी शुरू हो गई थी। मैं रोड पर आ गया। कपड़े मुकम्मल भीग चुके थे। मैंने रक्षा रोका और इससे कहा कि मुझे अहमदाबाद जाना है। वो बोला कि 400 रुपये लूँगा। मैंने इसे घूरा। भाई, पहली बार तो नहीं जा रहे हो? मैंने पूछा तो वो हंस पड़ा। लगता है आप पहली बार जा रहे हैं, इसने कहा। तो मैंने हाँ में सर हिला दिया। वो बोला, भाई 300 रुपये दे दो। मैंने दूसरी बात नहीं की और पिछली सीट पर बैठ गया। इसने रक्षा आगे बढ़ा दिया। चकवाल से थोड़ा दूर ये इलाका खूबसूरती में अपनी मिसाल आप था। रक्षे वाला सराय की मौसीकी में मगन रक्षा चलाने में मसरूफ़ था, जबकि मेरा ध्यान ईंटों वाले भट्टों पे था जो गाहे बगाहे नज़र आ रहे थे। बारिश और मौसीकी मुझे दोनों ही परेशान कर रही थी, क्योंकि मैं वजीफ़ा पढ़ते हुए डिस्टर्ब हो रहा था। इतने में मुख्तार साहब की कॉल आ गई। मैंने झट से अटेंड की तो वो पूछने लगे, अनीस साहब कहाँ रह गए हो? मैंने कहा ये सवाल मुझे आपसे करना चाहिए था। तो वो चुप हो गए। मैंने कहा खैरियत तो है ना? वो बोले, हाँ सब ठीक है, आप बताओ किधर पहुँचे हो? मैंने कहा अभी तो भट्टों के पास से गुज़र रहा हूँ, अभी अहमदाबाद नहीं पहुँचा। तो वो गड़बड़ा गए। फिर बोले, चकवाल से आगे निकल आए हो? मैंने कहा जी, गलती से। उन्होंने पूछा, लोकल ट्रांसपोर्ट पे हो? मैंने कहा हाँ, मैं रिक्शे में हूँ। तो वो बोले, ड्राइवर से मेरी बात कराओ। मैंने मोबाइल रिक्शे वाले को देकर कहा, लो बात करो। इसने मोबाइल कान से लगाया और सर हिलाकर कह रहा था, जी ठीक है, जी बेहतर, जी समझ गया। फिर इसने मोबाइल मेरी तरफ बढ़ा दिया। अंधेरा होने वाला था जब रक्षा अहमदाबाद नई आबादी वाले रोड के करीब से गुजरा। एक छोटी सी बस्ती थी, ज़्यादातर मकान मिट्टी से बने हुए थे। फिर एक कच्ची गली में खड़े पानी से रक्षा गुजरा। इस गली को बूर करके दूसरी गली में दाखिल हुए तो मैंने देखा मुख्तार साहब छतरी लिए बारिश में नुक्कड़ पे खड़े हैं। रक्षा ड्राइवर मुझसे कहने लगा, यही तो नहीं है साहब, भाई साहब? मैंने कहा हाँ, इनके पास उतार दो। उसने रक्षा मुख्तार साहब के पास रोका तो मैं अपना गीला बैग उठा के नीचे उतरा और मुख्तार साहब से गले मिला। मेरे मना करने के बावजूद उन्होंने रक्षे वाले को किराया अदा किया, फिर मुझे साथ लेके चल दिए। एक घर का दरवाज़ा खोला और हम दोनों अंदर दाखिल हो गए। मैं हैरान हुआ। मुख्तार साहब, घर काफ़ी बड़ा नहीं है। वो हंसे और बोले, उम्र भर की कमाई जो इस पे लगाई है। मैंने कहा नहीं, मेरा मतलब है कि ये घर वो नहीं है जो आपने किराए पे लिया था मेरे लिए। बोले, वो घर भी दिखा दूंगा, फ़िलहाल तो मेरे मेहमान हो और ऐसे भी अपना ही घर समझो। ये कहते ही उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला और हम दोनों अंदर आ गए। गार्डर बाले वाली छत से बना ये कमरा काफ़ी गर्म था। बिजली का इंतज़ाम भी मौजूद था। मैंने बैग उतारा तो बोले, मैं तुम्हारे लिए खुश्क कपड़े लेकर आता हूँ। मैंने कहा बैग में मैं हैं, पहन लूँगा। वो बोले, लाओ मैं इस्त्री करवा दूँ। मैंने कहा इस्त्री हैं? वो बोले, अच्छा मैं चाय कॉफ़ी पानी का बंदोबस्त कराऊँ? अब ये मत कहना कि चाय भी बैग में रखी है। हम दोनों हंस पड़े। फिर वो कमरे से बाहर निकल गए। मैंने बैग से कपड़े निकाले और तब्दील करके वापस आ गया और चारपाई पे बैठ गया। मुख्तार साहब की वापसी 10 मिनट बाद हुई। उनके हमरा एक 16 साला लड़का था, हाथ में चाय की केतली पकड़ी हुई थी। बाकी लवाजमात मुख्तार साहब ने टेबल पे सजाए। लड़के ने चाय कपों में डाली और मुख्तार साहब ने लड़के का तारुफ करवाया। अनीस, ये मेरा बेटा हम्माद अली है, मेरी बेटी सारा से छोटा है। उस लड़के ने आगे बढ़कर मुझे सलाम किया, फिर उसने हमें चाय पेश की और कमरे से बाहर निकल गया। मैंने कहा, मुख्तार साहब आप मुझसे सीनियर हैं, फिर भी आप मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। आज भी आपने मेरी वजह से घर वालों को परेशान किया है। उन्होंने हंस के मेरा कंधा थपथपाया, फिर बोले, देखो अनीस, मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ तो फिर मेरा तजुर्बा भी तुमसे ज़्यादा है। दुनिया देखी है मैंने और तुम्हें याद होगा कि तुम्हारा
इंटरव्यू भी मैंने लिया था। पहली नज़र में मैं समझ गया था कि तुम ईमानदार आदमी हो। मैंने सर हिलाने में ही इक्तिफ़ा किया। बाहर बारिश थम चुकी थी। वो बोले, आओ तुम्हें घर दिखाऊं जो तुम्हारा है। मैं उठा, गरम चादर ली और उनकी पैरवी करते हुए सहन से गुजर कर एक बंद गेट खोला तो हम साथ जुड़े हुए घर में आ गए। सहन में फैली गंदगी बता रही थी कि यहाँ एक अरसे से सफाई नहीं की गई है, ना ही इधर कोई आया था। इतने में एक बाजा बजने की आवाज़ आई तो मैंने देखा कि मुख्तार साहब के चेहरे के तेवर बदल गए हैं। मैंने पूछा कि आवाज़ किधर से आ रही है तो बोले, इस आवाज़ पर ज़्यादा ध्यान ना दो। मैंने कहा, बताएं तो। वो बोले, पड़ोस में एक बुढ़ा रहता है, हिंदू है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि हिंदू इधर कहाँ से आ गया। मैंने पूछा, मकामी है? तो वो बोले, हाँ मकामी है। इसका दादा कहीं से इधर आकर बस गया था। काला जादू करता है। जिस दिन ये बाजा बजता है इस रात किसी की जान जाती है। मैंने कहा, मतलब कि आज भी किसी की जान जाएगी? वो मेरी तरफ देखने लगे, फिर बोले, दफ़ा करो, तुम ये घर देख लो। मैं कल जुलेखा से कह के सफाई करवा दूंगा। ये घर 2 कमरों और एक बाथरूम पे मुश्तमिल था। मैंने पूछा कि किचन नज़र नहीं आ रहा? तो बोले, किचन है ना हमारे घर, इधर पकेगा, इधर। बात तो एक ही है ना। और तुम कौन सा गैर हो? मैं खामोश हो गया तो उन्होंने दूसरे का दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा अंदर सब कुछ पुराने तर्ज का था। फर्नीचर भी पुराने तर्ज का था, बस बिजली का कनेक्शन नया था। जगह जगह मकड़ी के जाले लगे हुए थे। इतने में बाजा बजने की आवाज़ फिर से आने लगी। मैंने कहा, मैं देख आऊँ कि कौन है, लेकिन मुख्तार साहब ने मुझे रोक लिया। बोले, ऐसे लोगों का सामने जाना भी हिमाकत है। मैं खामोश हो गया तो बोले, चलो अब चलकर पेट पूजा कर लें। और हम वहाँ से निकल के दूसरे घर आ गए तो मैंने देखा कि खूबसूरत लड़की मेरा बिस्तर लगा के सीधी हुई। तो मुख्तार साहब ने कहा, ये मेरी बेटी सारा है। मैं इसे देखता ही रह गया, जैसे लड़की नहीं कोई हूर परी देख ली हो। वो अपनी सुरीली आवाज़ में बोली, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बस इतना ही कह सका। वो अपना दुपट्टा सीधे करते हुए बाहर गई, लेकिन मेरे दिल पे अपने नकुश छोड़ गई। बैठ जाओ अनीस, मुख्तार साहब की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। वो बोले, अभी हफ्ते पहले इसकी मंगनी की है। उनका ये बात कहने की देर थी कि मेरे ख्वाबों पे ओस पड़ गई। मैंने कहा, अल्लाह नसीब अच्छे करे। तो बोले, आमीन। फिर वो खड़े हुए। अनीस, तुम रेस्ट कर लो, बड़ा लंबा सफ़र करके आए हो, थक गए होगे। मैं तब तक खाने का बंदोबस्त करके आता हूँ। वो चले गए। मैं सोने के लिए लेटा, लेकिन इस लड़की ने मुझे सोने नहीं दिया। बड़ी मुश्किल से मैंने इसे झटका वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर गुजरी होगी कि बाहर कुछ ज़ोर से ज़मीन पे गिरने की आवाज़ आई तो मैं उठ बैठा। कमरे में और कोई नहीं था, एक इकलौता बल्ब जल रहा था। फिर मैंने बड़ी भयानक चीख सुनी तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं वजीफ़े पढ़ते पढ़ते कमरे से बाहर निकल आया। फिर जो कुछ देखा वो मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। सारा ने दोनों हाथों से एक लड़के को फ़िज़ा में बुलंद कर रखा था। फिर उसने लड़के को ज़ोर से ज़मीन पे दे मारा। इस लड़के की चीख सारा की चीख से कुछ कम नहीं थी। इस लड़के ने ख़ुद को घसीटा और मेरे पास आ गया। तब सारा मेरी तरफ मुड़ी तो इसकी मौजूदा हालत देख के मेरा पत्ता पानी हो गया। मेरे चेहरे पे सिर्फ खून, लंबे लंबे दांत जो अंधेरे में भी चमक रहे थे, आंखें अंगारा। वो भारी आवाज़ में बोली, आगे मत आना वरना वजीफ़े में भी कुछ नहीं काम आएंगे। मैं चल पड़ा। वो बोली, रुक जा। मैं नहीं रुका। ये मंज़र सारा के पीछे खड़े मुख्तार साहब और उनकी बीवी भी देख रहे थे। वो मुसलसल चिल्ला रही थी, रुक जा मुल्ला। मैं नहीं रुका। इसने लकड़ी उठा के मेरी तरफ फेंकी। मैं सामने से हट गया। वजीफ़ा करता हुआ उसके सर हो गया। वो दूसरी दीवार से लग गई। अब बाजा बजाने की आवाज़ें भी पड़ोस से आने लगी, जैसे कोई गैबी ताकत रोकने के हथकंडे इस्तेमाल कर रही हो। मैंने फूंक मारी सारा पर तो वो ज़मीन पे गिर के तड़पने लगी। मैंने इसे बाजू से पकड़ा तो दूसरे हाथ इस्तेमाल करके वो मेरा चेहरा नोचने की कोशिश करने लगी। मैं मुसलसल पढ़ रहा था, वो अपने दाव आजमा रही थी। फिर मैंने बालों से पकड़ के इसके कान पे फूंक मारी तो वो साख्त हो गई। इसकी माँ और मुख्तार साहब भागते हुए आए और इसे संभाल के अंदर ले गए। वो
का ज़ख्मी मेरे पाँव पड़ गया। पीर जी मुझे घर आप छोड़कर आओ। मैंने इसे उठाया और साथ लेके चल दिया। उसके घर में कोई नहीं था। मैंने उसे घर छोड़ा, वापस चला तो वो फिर डरने लगा। पीर जी अगर फिर वो आ गई तो मैं किधर जाऊंगा, मुझे कौन बचाएगा। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, आयतल कुर्सी पढ़ो और सो जाओ। वापसी पर मैंने देखा इस पड़ोसी हिंदू के घर आग लगी है, अंदर से रोने की आवाज़ें भी आ रही हैं। मैं वजीफ़ा करता हुआ अंदर चला गया। चीखने की आवाज़ें और बढ़ गईं। घर के अंदर मूर्तियां बनी हुई थी। मैं समझ गया कि जो हो रहा है इधर से हो रहा है। मैं वहां से निकला और सीधा घर आ गया। आगे सख्त सर्दी में मुख्तार साहब घर के सहन में खड़े थे। मैं सीधा उनकी तरफ बढ़ गया। उन्होंने मुझे गले से लगाया और फूट फूट के रोने लगे। मैंने उन्हें हौसला दिया कि सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। वो रोते हुए बोले कि वो जैसे अभी तुम छोड़ कर आए हो, अब वो मंगनी तोड़ देगा, मेरी बेटी कैसे ठीक होगी। मैंने कहा कि अगली बारिश का इंतज़ार करें, सोना नहीं है आज, मैं सब संभाल लूँगा, आज रात ही सब ठीक कर दूँगा। मैंने उनके आंसू पहुँचे तो वो हंस दिए, फिर बोले अल्लाह तुम्हें लंबी ज़िंदगी दे, मैंने ही तुम्हारा ट्रांसफ़र यहाँ करवाया है। मुझे यकीन था कि मेरी बेटी को नई ज़िंदगी सिर्फ़ तुम ही दे सकते हो। मैंने कहा सर, ज़िंदगी और मौत अल्लाह की ज़ात के हाथ में है, बाकी इंसान सिर्फ कोशिश ही कर सकता है। उन्होंने मुतमईन अंदाज में सर हिला दिया। तुम्हारा वो जहलम वाला दोस्त है ना शकील। मैंने कहा हाँ, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं। वो बोले इसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम जिनों भूतों को तस्खीर कर सकते हो। मैं खामोश हो गया। इतने में बारिश शुरू हो गई तो मैंने मुख्तार साहब से कहा फ़ौरन साफ़ बर्तन लेकर आए, इस बारिश के पानी को जमा करना है। वो भागकर गए और स्टील की बाल्टी ले आए। मैंने कहा एक गिलास भी लाएं। वो भागकर गिलास भी ले आए। मैंने गिलास सीधा रखा तो बारिश का पानी इसमें जाना शुरू हो गया। मुख्तार साहब ने बाल्टी उठा रखी थी। मैंने कहा बर्तन ज़मीन पर नहीं रखना। उन्होंने वजह पूछे बगैर सर हिला दिया। सारी बारिश हम पे बरस गई। सर्दी इतनी शदीद थी कि मेरा जिस्म भी अकड़ने लगा। गिलास पानी से भर गया तो मैंने अंदर जाने का फ़ैसला कर लिया। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि सारा बेहोश पड़ी है। इसकी माँ भी पास थी। मैंने उनसे कहा आपको कमरे से बाहर जाना होगा, क्योंकि अब जो होगा वो देखना भी आपके बस की बात नहीं। उन्होंने अपना दुपट्टा सीधा किया और कमरे से बाहर निकल गई। मुख्तार साहब और उनकी बेगम खुली खिड़की से सारा मंजर देख सकते थे। मैं सोच चुका था कि मुझे क्या करना है। सारा की तरफ देखा, वो बहुत टूटी हुई लगी मुझे। मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद किया तो बेड पर ऐसे बैठी जैसे वो नई नवेली दुल्हन हो। मैंने हाथ में पकड़ा गिलास, मुंह से लगाया, थोड़ा पानी पीकर टेबल पे रखते हुए सोचने लगा जब मैं कमरे में आया था तब सारा बेहोश थी, तो अब कैसे उठ बैठी। मुख्तार साहब उनकी बेगम खिड़की के बाहर खड़े सब कुछ देख रहे थे, लेकिन मैं उनकी मौजूदगी से बेखबर था। गिलास टेबल पर रख के मैं सारा के बेड की तरफ चला गया। वह सर उठा के उंगली मुंह पर रख के मुझे खामोशी से बैठने का इशारा कर रही थी, तो मैं चुपचाप उसके सामने बैठ गया। वो शर्माई, फिर बोली अनीस सच्ची बताओ कि मैं तुम्हें पहली नज़र में पसंद आ गई थी ना। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो बोली कि बताओ भी। मैंने कहा मोहब्बत करना इतना आसान होता है क्या कि एक ही नज़र में हो जाए। वो बोली तुम्हें तो हो गई है ना। मैंने कहा हाँ हो गई थी। फिर बोली क्यों नहीं। इसने पूछा तो मैंने कहा तुम्हारी मंगनी जो हो गई है। बोली इससे तो तुम्हारे सामने मार के भगा दिया था मैंने, वो अब कभी नहीं लौट के आएगा। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, अब तुम भी वो सब कह दो जो तुम्हारे दिल में मेरे लिए है। मैंने कहा ऐसा नहीं। वो बोली अच्छा चलो मैं एक बैकग्राउंड म्यूज़िक देती हूँ। ये कह के इसने तकिया उठाया, नीचे से वही बाजा उठाया तो मेरा कलेजा मुँह को आ गया कि ये सारा नहीं वही था जिसने मेरे यहाँ आने से पहले कई मासूम लोगों की जान ली थी। मैं उठने लगा तो ना जाने कहाँ से सारा के हाथ में वो खंजर आ गया। इसने खंजर से मेरे बाएं हाथ पे वार किया। मैं दर्द से बिलबिला उठा। फिर इसने मुझे बालों से पकड़ के और मेरा सर बैठ के साथ दे मारा। खून की ठंडी लहर मेरे नाक से होते हुए ज़मीन पे गिरी। मैं बेड से नीचे बेहाल होके गिरा। अब वो मुसलसल बाजा बजाने में मसरूफ़ थी। मैंने वजीफ़ा पढ़ना शुरू किया तो इसने गुलदान की तरफ देखा तो वो उड़ता हुआ मेरी तरफ आया।
मैंने ख़ुद को ज़मीन पे लिटा दिया। वो खंजर उठाए मेरी तरफ बढ़ी। मैंने ख़ुद को घसीट कर टेबल की तरफ जाने की कोशिश की। इसके आने से पहले मैं गिलास तक पहुंचना चुका था। जैसे ही वो खंजर लेकर मुझ पे झुकी, मैंने गिलास वाला पानी इस पे डाल दिया। वो ज़मीन पे गिर के तड़पने लगी। मैं हिम्मत करके उठाओ गिलास उठा के इसके ऊपर झुका। वो जिन चिल्लाने लगा, मुझे जाने दो। मैंने कहा, जो तूने मेरे साथ और बाकी लोगों के साथ किया, इसका हिसाब लेकर ही तेरी जान छोड़ूंगा। बाहर से मुख्तार साहब और उनकी बीवी दरवाज़ा पीट रहे थे, लेकिन मैंने फ़ैसला कर लिया था कि यहाँ से सिर्फ सारा ही बाहर जाएगी। वो जिद नहीं। मैंने वजीफ़ा पढ़ते हुए सारा को फूंका तो जैसे इस जिन को आग लग गई। मैंने इसे पकड़ा और जिस कुर्सी पे थोड़ी देर पहले सारा की अम्मी बैठी थी, वहाँ सारा को बिठा दिया, इसी के दुपट्टे के साथ। खुद इसके बांध दिया और इसके दुपट्टे के साथ खुद इसके सामने खड़ा हो गया। खून अभी भी मेरे हाथ से जारी था। मैंने जो गिलास टेबल पे रखा था वो वापस उठाया तो वो कुर्सी से आज़ाद होने की कोशिश करने लगी और भयानक आवाज़ें निकाल के मुझे वास्ते दे रही थी। मैं पानी इस पर ना डालूं। मैंने कहा, सच सच बता, तू कौन है और तुझे किसने भेजा है? बोला, मैं इस पड़ोसी हिंदू का ग़ुलाम था, लेकिन इसने गलत निगाह डाली थी सारा पे, इसलिए इसको मार दिया। मैंने कहा, तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ, सारा की जान छोड़ दे और दफ़ा हो जाओ, वरना तुमसे बड़े बड़े मैंने सीधे कर दिए हैं, तुम कोई हैसियत नहीं रखते मेरे सामने। वो बोला, आका आप वादा करो कि सारा किसी से शादी नहीं करेगी। मैं वादा करता हूँ कि मैं इसे कभी तंग नहीं करूँगा, ना किसी का नुकसान करूँगा। मैंने कहा, तुम सारा के पीछे क्यों पड़े हो? वो बोला, ये बाजा जो वो बजाती थी मुझे बहुत पसंद था। जब ये बजाती तो आदमी को मार कर इसका खून पीने में मुझे बहुत मज़ा आता था। एक दिन मैंने सोचा देखूं तो कि आखिर कौन है। इसको देखते ही मुझे पहली नज़र में इससे मोहब्बत हो गई। फिर जब इसकी मंगनी हुई तो मैंने इसके मंगेतर की जान लेने की कोशिश की। इतने में वहाँ आप आ गए। मैंने कहा कि सारा से मैं शादी करूँगा, अब बता मुझे भी मारेगा? वो हाथ जोड़ने लगा कि आज़ाद तो कर दो, मैं कभी पलट के नहीं आऊँगा। मेरी बारी थी। जो मैंने विर्द शुरू कर दिया तो सारा के अंदर घुसा हुआ जिन तड़पने लगा। चीखों की आवाज़ें एक बार फिर से बुलंद हुई, लेकिन मैं पढ़ता गया। आखिर एक दिल हिला देने वाली चीख सुनाई दी। फिर सारा बंधी हुई कुर्सी समेत गिर गई। मैं उठा और दरवाज़ा खोल दिया। जिनका खात्मा हो चुका था। वो दरवाज़ा खुलते मुख्तार साहब की बेगम भागते हुए अंदर गईं और सारा को खोलने लगीं। मुख्तार साहब चिल्लाया, इसे बाद में देख लेना, दवा और पट्टी लाओ, अनीस का खून बहुत बह गया है। इन दोनों मियाँ बीवी ने सारा को बेड पे लिटाया और मेरी मरहम पट्टी करने लगे। मुझे रात का खाना सुबह 3 बजे मिला, जो खाने के बाद नमाज फ़जर अदा करके मैंने वजीफ़ा किया, फिर सो गया। ज़ोहर से आधे घंटे पहले उठा तो मुख्तार साहब घर पे नहीं थे। नमाज के बाद मैं कमरे में सहन में कुर्सी रख के धूप में बैठ गया। ज़ख्म की मरहम पट्टी देके रात के गुजरे हुए हालात मेरी आंखों के सामने घूमने लगे। इतने में मुख्तार साहब के घर की तरफ से दरवाज़ा खुला और सारा घबराई हुई मेरी तरफ आई। मैंने देखा कि अब वो बिल्कुल ठीक थी। वो करीब आके बोली, मैं रात वाले रवैये से सख्त शर्मिंदा हूँ, बीमार थी, मुझे कुछ नहीं पता। अम्मी ने बताया कि मैंने रात आपको ना जाने क्या क्या कह दिया, माफ़ कर दें। मैं हंस दिया तो वो घबरा गई। मैंने कहा, मुझसे तुमने कुछ नहीं कहा, जो कहा इस जिन ने कहा, जिससे मैंने इसी वक्त हिसाब बराबर कर लिया था। उसने पूछा, क्या कहा था? जिन ने मुझे तुमसे मोहब्बत है। वो घबराई तो मैंने हंसकर कहा, जिन ने कहा था कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। वो बोली, तो आपने क्या कहा? मैंने उससे मज़ीद छेड़ा, तुम कह रही थी कि अपने दिल की बात करो, तो आपने की? मैंने कहा, इसकी नौबत ही नहीं आई। वो बोली, क्यों? मैंने कहा, इसके बाद मुझ पर जानलेवा हमला हो गया। बोली, सॉरी। मैंने जेब से वही बाजा निकाला तो वह हैरान हुई, या आपके पास कहाँ से आया? मैंने कहा, जिन ने कहा था अगर सारा मुझसे शादी के लिए ना माने तो ये बाजा बजाऊं तो वो वापस आ जाएगा। वो घबराई। मैंने कब मना किया है? मैंने कहा, हाँ, इकरार भी तो नहीं किया। वो शर्मा गई। बोली कि आपने कब पूछा?
मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले यही तो पूछने की कोशिश की थी। कब की थी कोशिश? मैंने कहा जब मैंने कहा था मुझे तुमसे मोहब्बत है। वो बोली मुझे भी है। ये कह के वो भाग गई। मैं खुले दरवाजे को देखता रह गया। इतने में दूसरे मकान का दरवाज़ा खुला तो साजो सामान के साथ मुख्तार साहब अंदर दाखिल हुए। मैंने कहा सोच रहा हूँ कि नौकरी छोड़ के एक आस्ताना बना लूँ। अब्बा जान की आवाज़ आई कि पहले हुलिया दुरुस्त बना लो, मौलवी साहब आ रहे हैं। मैं समझ गया कि मामला मुख्तार साहब ने सेट किया। अब्बा जान के पीछे अम्मी जान भी थी। मुख्तार ने मेरी और जिनकी गुफ्तगू सुन कर ही हमारी शादी का फ़ैसला किया था। बड़ी सादगी के साथ निकाह और रुखसती हुई। पूरी फैमिली के चंद अफराद ही ने शिरकत की। फिर इसी रात सारा दुल्हन बने मेरे घर जहलुम मेरे साथ पहुंची। एक हफ़्ते की छुट्टी गुजारने के बाद मैं अपने दफ्तर पहुंचा तो मुख्तार साहब बैठे ऊँघ रहे थे। मुझे देख के उठे और गले मिल के बोले, अनीस मियाँ एक पार्सल आ रहा है, मैंने तुम्हारे नाम से मंगवाया है, वो देख लेना, मुझे ज़रूरी काम से घर जाना है। मैंने कहा आप बेफ़िक्र हो जाएं, मैं देख लूँगा। उनके जाने की देर थी कि ऑफिस बॉय खाकी लिफाफा हाथ में पकड़े दफ्तर में दाखिल हुआ। मुझे देखते हुए बोला कि ये पकड़ लें, अभी एक और भी आ रहा है दफ्तर से। मैंने खाकी लिफाफा देखा तो इस पर मेरा नाम लिखा हुआ था। मैंने लिफाफा चाक किया तो अंदर से 5000 के नोटों की गड्डी, साथ में एक ख़त भी था जो मेरे नाम पर था। तहरीर कुछ यूँ थी, मेरा नाम लुबना है, मैं टेक्सला की रहती हूँ। मेरी 2 बेटियाँ हैं जबकि एक ही बेटा है। बेवा भी हूँ। अब ये अपना जेवर बेच के आपको यहाँ आने के किराया भेज रही हूँ। मुझ पर रहम करें और मुझे बेटे को बचा लें। मुझे मुख्तार साहब ने आपके बारे में बताया था, हो सके तो अभी निकले। मैंने अपने ओवरकोट की तरफ देखा, ज़रूरी सामान भी उठाया। इतने में ऑफिस बॉय मेरी छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर होने की खुशखबरी सुनाने अंदर दाखिल हुआ, जो कि मैं समझ गया कि मुख्तार साहब का कारनामा है। मैं उठ गया क्योंकि टाइम बहुत कम था और मुझे आज ही टेक्सटला पहुंचना था। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।